अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ीशान हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने एक बयान दिया है, यानी जो बाइडन ने एक बयान दिया है 7 अक्टूबर को होने वाली जो जंग थी हमास और इसराइल की, उस हवाले से प्लान क्या है। एक अमेरिका ने, जो बाइडन ने एक 3 फेजेस प्लान दिया है, वो क्या है उस बारे में आपको बताएंगे। अमेरिका ने ये बयान दिया क्यों है, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, लोगों की वजह से, या वहाँ पे जो बच्चे और ख़वातीन मर रहे हैं उस वजह से। मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें आप बैकग्राउंड, उसमें ये प्लान के बारे में, उसमें जो हर तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से हमास की और इसराइल का रिस्पॉन्स इस पर क्या है, उस बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके लेसन्स क्या हो सकते हैं, और इसका कंक्लूजन आखिर पे आपको करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से और किस करवट ये ऊँट बैठेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी ना, उसका दी एंड होने वाला है, और अगर ये आज नहीं होती तो ये फिर दूर तक जाएगी। हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग 7 अक्टूबर से चल रही है, उसमें अब तक तकरीबन 36,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बच्चों की और ख़वातीन की है। अब बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? बच्चों को इसलिए मारा जा रहा है, टारगेट उनको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बच्चे बड़े होकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, फ़लस्तीन की तहरीक का हिस्सा बनेंगे इसराइल के ख़िलाफ़। इसलिए बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है कि वो बड़े होकर इस तहरीक का हिस्सा ना बन सकें और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाए, इंसानी बहरान पैदा हो जाए। ख़वातीन को इसलिए, और नौजवान ख़ास तौर पे ख़वातीन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि नए बच्चे पैदा ना किए जा सकें, नए बच्चे दुनिया में ना आ सकें और हमारे ख़िलाफ़ कोई लड़ने वाला ना हो। ये एक अमेरिका का, इसराइल का प्लान है। अब आप आ जाते हैं जो बाइडन ने प्लान दिया है, 3 फेजेस प्लान इसको कहा गया है, जिसमें अमेरिका ने ये कहा है, जो बाइडन ने ये कहा है कि 3 फेजेस प्लान में सबसे पहले 6 हफ्तों के लिए जंग बंदी होगी, यानी 6 हफ्तों के लिए सीज़ फायर होगा, और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें हॉस्टेजेस जो हैं वो अमेरिका के, इसराइल के पास और हमास के पास, उनका तबादला होगा, उनको स्वैप किया जाएगा, वो होगा। और उसके बाद आखिर पे जो गज़ा की पट्टी है, पूरा फ़लस्तीन, ख़ास तौर पे गज़ा और खान यूनस, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। ये प्लान है। अब देखें कि अगर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था, 1967 में, या उससे पहले अगर हम चले जाएं तो हिटलर के दौर में हुआ था, जब हिटलर ने यहूदियों को कत्ल किया था और कुछ बच गए थे जो यहाँ पे आ गए थे, और फिर अरबों ने इनको जगह दी थी यहाँ पे रहने के लिए। अब पूरे फ़लस्तीन पे वो काबिज़ हो चुके हैं, छोटे से थे लेकिन अब पूरे फ़लस्तीन पे वो काबिज़ हो चुके हैं। अब मामला क्या है कि जो अमेरिका का प्लान है वो उन्होंने प्लान दिया क्यों है, मेरा ये ख़्याल है, और ज़ाहिरी बात है ये अमेरिका इसमें मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा है। वो कहता है कि भाई हमारा जो लोग हैं फ़लस्तीन और इसराइल के जो लोग हैं, यहूदी जो हैं वो मर रहे हैं, और ज़ाहिरी बात है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है उनके लिए, और अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो वो कहता है कि भाई इसको जंग बंदी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल प्रेशर की बात करें तो दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में खुलकर एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा। सेनेटर मुश्ताक साहब एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन पे भी शेलिंग की जाती है, उन पे भी वाटर कैनन चलाए जाते हैं, उन पे भी मुख्तलिफ़ तरह के हरबे, जो फाशिज़म है उन पे बरता जाता है। दूसरी तरफ नॉर्वे, इटली, स्वीडन और बहुत सारे ममालिक जो हैं
तीन चार ममालिक, तीन ने तो पहले किया था, चौथे ने आज कल में कर दिया है और वो रेकग्नाइज़ कर रहे हैं फ़लस्तीन को। अब आने वाले वक्त में और भी ममालिक ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को रेकग्नाइज़ करेंगे। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एहतजाज तक करने की इजाज़त नहीं है। जो एहतजाज करता है, जो फ़लस्तीन का झंडा लहराता है, उसको जो है वो या तो जेल में डाल दिया जाता है या उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क की, जो हम बहुत सालों से 75 साल से जो नारा लगा रहे हैं कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, यानी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इस तरह के खोखले नारे हम लगाते रहें, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है, जब अमली तौर पे काम करने की बात आती है, तो पाकिस्तानियों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तानियों पे जो है वो शेलिंग की जाती है और इस तरह के और भी बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं दाद देता हूँ सेनेटर मुश्ताक साहब को, जो इस वक्त जो फ़लस्तीन कॉज है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। अब आ जाते हैं कि दोनों तरफ का रिस्पांस क्या है इस पे, यानी कि जो प्लान दिया गया है जो बाइडेन की तरफ से, उस पर हमास क्या कहता है, इसराइल क्या कहता है। इसराइल ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई हम इसको एंड तक लेकर जाएंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन हमास क्या कह रहा है, हमास कह रहा है कि भाई हम जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, तो हम इसके लिए मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, हम इसको खैर मकदम कहते हैं। लेकिन इसराइल जो है वो बदमाशी पे उतरा हुआ है, उसने कहा है कि भाई हम इसको एंड तक लेकर जाएंगे, हम फ़लस्तीनियों को मारेंगे, फ़लस्तीनियों को हम शहीद करेंगे, और ये जो है वो कोई भी इस तरह का प्लान कामयाब नहीं होगा। अब अगर हम हमास की बात करें तो हमास के बारे में जो बाइडेन का ये बयान आया है कि जो बाइडेन कहता है कि भाई हमास के पास अब वो ताकत नहीं रही जो ताकत 7 अक्टूबर को उन्होंने इस्तेमाल की थी हमला करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो इसमें सीज़ फायर भी करवाना चाह रहे हैं। यानी कि ये डबल गेम खेल रहा है इसराइल, जो अमेरिका है वो भी इसमें डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो हमास को भड़का रहा है कि भाई आपके पास पावर नहीं रही, आपके पास वो ताकत नहीं रही जो आप 7 अक्टूबर को आपने इस्तेमाल की थी, अब आपकी कमर टूट चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहता है कि भाई प्लान है मेरे पास, इसको ख़त्म होना चाहिए, इस वॉर को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है थक दोनों तरफ के लोग गए हैं, और ख़ास तौर पे जो आवाम बीच में पिस रही है, जो आवाम बीच में मर रही है, जो शहीद हो रहे हैं, वो इसमें ख़ास तौर पे पिस चुके हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि इसका सीज़ फायर होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ये मामला लेकर गया था, और खुदा के लिए पाकिस्तान अगर फ़लस्तीन के लिए कुछ कर नहीं सकता तो उसमें एक फ़रीक ही बन जाता, उस पिटीशन में एक फ़रीक ही बन जाता, ताकि पता होता कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन ये इसराइल का जो अमेरिका का जो बगलगीर बच्चा है, इसराइल के लिए पाकिस्तान ने अपने आप को पीछे कर लिया है, फ़लस्तीन को पीछे कर। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कीजिए कि अगर पाकिस्तान जो इसराइली प्रोडक्ट्स, या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता, तो यहाँ पे पाकिस्तान में इसराइली प्रोडक्ट्स करती क्या हैं? पेप्सी यहाँ पे क्या कर रही है, कोक यहाँ पे क्या कर रही है? सॉरी टू से मुझे ये नाम लेना पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि प्रोमोट होती हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली चीज़ें हैं ये। लेकिन अब ये आ कैसे जाती हैं? हम तो उनको तस्लीम ही नहीं करते। हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि भाई हम जो है ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के तमाम मुल्कों को जा सकता है, इसराइल के सिवा। तो ये एक डबल गेम पाकिस्तान की तरफ से भी खेली जा रही है। भाई आप एक तरफ का स्टैंड लें, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। इमरान खान साहब ने एक कहा था कि मैं जो है वो राइट साइड पे खड़ा हूँगा, जब तक फ़लस्तीनियों को उनको हक नहीं मिलता मैं तब तक इसराइल को रेकग्नाइज़ नहीं करूँगा, मैं उनको नहीं मानूँगा। इमरान खान का एक मौक़िफ़ था, क्लियर एंड कट मौक़िफ़ था,
लेकिन इन्होंने तो क्या कर दिया है, ये तो अपने वहाँ पे डेलीगेशंस भेज रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि आइंदा 1, 2, 4, 3 सालों में ये रिकग्नाइज कर भी नहीं इसराइल को। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, क्योंकि जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल बनना वो एक अनफॉर्चुनेट होगा। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं चैलेंजेस क्या हो सकते हैं या इस पे इम्प्लीकेशन कैसे होगी, तो इम्प्लीकेशन ऐसे होगी कि मुल्कों को, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, यूके है, अमेरिका है, उसमें उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वहाँ पे दोनों तरफ के जो हॉस्टेजेस हैं उनका तबादला करवाना चाहिए और सीज़ फायर होना चाहिए, उसमें किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम आसान अल्फाज में बयान करें तो जब ये मामला इस तरफ को जाएगा तो फिर खान यूनिस में भी होगी अमन आएगा, गज़ा जो है वो अमन का गहवारा बनेगा और वहाँ पे फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लाइफ वापस आएगी। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या जो इंसानी बहरान पैदा हो गया है वो वापस आएगा। तो अगर ये नहीं होता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, दुनिया जो है वो बट जाएगी। वैसे तो इस वक्त बटी हुई है, एक तरफ को चीज़ें जो हैं वो नहीं ली जा रही, एक साइड पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ खेल रहा है, अमेरिका जो है वो दोनों तरफ खेल रहा है, यूके जो है वो दोनों तरफ खेल रहा है। कभी बयान उसकी तरफ के आता है, कभी उसकी तरफ से आता है, कभी इसराइल की तरफ से आता है, कभी फ़लस्तीन की तरफ से आता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, इसमें इजिप्ट का, इसमें जॉर्डन का और इसमें दूसरे जो करीबी ममालिक हैं उनका क्या किरदार हो सकता है और उन पे इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है ख़ित्ते में अमन होगा, वहाँ पे खुशहाली होगी, क्योंकि अब तो लोग वहाँ फ़लस्तीनी भी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बाहर निकल जाएं, हम अपने जो है वो जान बचाने के लिए बाहर निकल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हमास की और फ़लस्तीन की, इसराइल की जो जंग है उसका हम जिक्र करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे खुश होगी कि खुदा करके जंग तो बंद हुई, वहाँ पे इंसानों की कदर तो हुई, वहाँ पे इंसान जो हैं वो बच तो गए, उनको रहने के लिए जगह तो मिल गई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी सोचेगी, उनके लिए बेहतर रोज़गार के मौके पैदा होंगे, रोज़गार के बेहतर मौके पैदा होंगे तो लोग जो हैं वो खुशहाल भी होंगे। तीसरी चीज़ जो रीजन में किस तरह की सूरत हाल होगी, तो रीजन भी इसी से ही कनेक्टेड है। जब वहाँ पे ईरान, इसराइल, हमास, जॉर्डन, मिस्र, इराक़, ये सारा ख़ित्ता जो है वो वहाँ पे कोई जंग नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे खुशहाली आएगी, वहाँ पे लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये एक अलग चीज़ है कि हमने उसको मार दिया, हमने उसको मार दिया, ये एक शिद्दत पसंदाना सोच है। लेकिन हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखना चाहिए तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को। मैं यहाँ पे किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा। और मेरे ख़्याल से यहाँ पे इस वक्त जो स्टैंड लिया है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। वहाँ पे इतने बड़े और ख़ामोश एहतजाज हो रहे हैं, बच्चों को वो एक क्या कहते हैं उसको, वो करके बच्चों का एक मम्मी टाइप बना के, फेक मम्मी मतलब, वो उनको वहाँ पे खून लगा के और वहाँ पे चुपचाप वो एहतजाज कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एहतजाज तक करने की इजाज़त नहीं है। जब ये सीज़ फायर होगा तो उससे जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उसमें अमन होगा, लोग खुशहाल होंगे और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूँ कि
ये इसराइल और हमास की जंग जिसको 7 अक्टूबर को शुरू किया गया था, और ख़ास तौर पे हमास जो है वो इसलिए शुरू कर रही थी, या हमास ने इसलिए हमला किया क्योंकि अल अक्सा जो है वो इसराइल के कब्ज़े में थी, और वहाँ पे वो कहते हैं कि ये हमारा है, हमारा काबा है, हमारी इबादत गाह है। और ये तीनों मज़ाहिब जो हैं, सबसे बड़े मज़ाहिब मुस्लिम, जो इसराइली यानी कि यहूदी और क्रिश्चियन, ये तीनों कहते हैं कि ये हमारा किबला है। लेकिन वहाँ पे वो मुसलमानों का फ़र्स्ट किबला है, वहाँ पे जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको बशारत आई थी, और वहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो माराज के लिए गए थे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जंग ख़त्म होगी, सीज़ फायर होगा, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सीज़ फायर होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद होगा, वहाँ पे खुशहाली आएगी, और इसराइल जो है वो अपनी बैरकों में चला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।